हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एग्रीकल्चर का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी क्या है और इसका किस किस क्षेत्र में इसकी आवश्यकता होती है और कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर का ही सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है मृदा उर्वरता यानी कि सॉइल फर्टिलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं सॉइल फर्टिलिटी होती क्या है। तो देखो, नाम से स्पष्ट है, उर्वरता यानी कि मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाना है। उर्वरक शक्ति से क्या मतलब है कि मृदा में जो अनाज उत्पन्न करने की क्षमता है, फसल उत्पन्न करने की जो क्षमता है, उसमें वृद्धि करनी है। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से देते हैं, देखिए इसकी डेफिनेशन में हमने लिखा है कि पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियों में मृदा के द्वारा आवश्यक पोषक तत्व को उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता मृदा उर्वरता कहलाती है। यानी कि पौधे की वृद्धि के लिए हमको जो अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, वो सब मृदा के द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए। यदि मृदा उस पौधे की वृद्धि में सहायक है, उसको टाइम पर पोषक तत्व प्रदान कर रही है, तो इसका मतलब है कि वह मृदा क्या है, उर्वरक है। ठीक है, अब देखो कभी कभार क्या होता है कि मृदा तो उपजाऊ है, मतलब मृदा की उर्वरक शक्ति तो अच्छी है, लेकिन फिर भी कभी ओले पड़ गए, कभी पाला पड़ गया, कभी तूफान आ गया, या कोई फसल में बीमारी लग गई, तो इन सब के कारण भी क्या होता है कि मृदा की उर्वरक शक्ति अच्छी होते हुए भी हमको फसल पूरी तरह से नहीं मिल पाती। ठीक है, तो वो हमारी उत्पादकता कहलाती है, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में तो हम केवल मृदा की उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मृदा की उर्वरकता से मतलब समझ में आ गया कि पौधे की वृद्धि के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियाँ हमें चाहिए या जो भी पोषक तत्व हमें चाहिए, वो मृदा के द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए। और यदि मृदा में ये क्षमता है उनको प्रदान करने की, तो हमारी जो मृदा है वो क्या कहलाएगी, उर्वरक कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई मृदा की उर्वरता। अगला देखते हैं कि मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। पहला है प्राकृतिक कारक और दूसरा है हमारा कृत्रिम कारक। ठीक है, पहला कौन सा है, प्राकृतिक कारक, और दूसरा है कृत्रिम कारक। अब प्राकृतिक कारक क्या होते हैं, तो नाम से स्पष्ट है कि ऐसे कारक जो क्या हैं, प्राकृतिक हैं, यानी कि जिन पे मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे प्राकृतिक कारक। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है, ऐसे कारक जिन्हें मानव के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सके प्राकृतिक कारक कहलाते हैं। यानी कि ये प्रकृति प्रदत्त होते हैं, हम चाहें तो भी इन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे बरसात आएगी तो आएगी, हम उसको रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते। जैसे हमने जहाँ पर फसल को उगाई है वो ज़मीन उबड़ खाबड़ है, आप उसको प्लेन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यदि मान लो वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र को क्या समतल में बदल सकते हो क्या, नहीं। तो ये प्राकृतिक कारक है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ प्राकृतिक कारक पड़ेंगे। और दूसरे हैं हमारे कृत्रिम कारक। तो कृत्रिम कारक क्या होंगे, ऐसे कारक जिन पर मानव का क्या होता है, नियंत्रण होता है, यानी कि मनुष्य के द्वारा जिन्हें नियंत्रित किया जा सके, वो हमारे क्या कहलाएंगे, कृत्रिम कारक। देखिए हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी है, कृत्रिम कारक क्या होंगे, ऐसे कृत्रिम कारक क्या होंगे, ऐसे कारक जिनको मानव द्वारा नियंत्रित किया जा सके, कृत्रिम कारक कहलाते हैं। तो ध्यान रखना है, कृत्रिम कारक क्या होते हैं और प्राकृतिक कारक क्या होते हैं। अब देखते हैं कि प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं और कृत्रिम कारक कौन कौन से हैं। अब देखो, जो प्राकृतिक कारक है उनको कई बार हम पैतृक कारक भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा प्राकृतिक कारक है पैतृक कारक।
दूसरा है हमारा स्थलाकृति यानी कि स्थल की आकृति। तीसरा है हमारा मृदा आयु यानी कि मृदा की आयु क्या होगी। चौथा है हमारा जलवायु, जलवायु कैसी होगी इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। पांचवा है हमारी मृदा की गहराई, मृदा प्रोफाइल की गहराई यानी कि मृदा को हम कितना गहरा खोदें कि वो उपजाऊ रहे। छठी है हमारी मृदा की भौतिक दशा यानी कि मृदा का रंग कैसा हो, मृदा के कणों का आकार कैसा हो, इन सब के बारे में इसमें पढ़ेंगे। और सातवां है हमारा मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, कि मृदा में जो पोषक तत्व है वो कितनी मात्रा में होने चाहिए, पोषक तत्व कम होंगे तो क्या होगा, पोषक तत्व ज़्यादा होंगे तो क्या होगा। तो इन सबको इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम पैतृक कारक। तो देखिए पैतृक कारक क्या होते हैं। पैतृक कारक को हम कहते हैं पेरेंट मटेरियल यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे मृदा की उत्पत्ति हुई है, ऐसे पदार्थ जिनसे मृदा की उत्पत्ति हुई है क्या कहलाएंगे, पैतृक पदार्थ। अब देखिए हमारी जो मृदा है वो किससे मिलकर बनी है, चट्टानों से। यानी कि चट्टानों के टूटने से, चट्टानें जब टूटती हैं तो किस में बदल जाती है, वो मृदा में। ठीक है, अब देखिए चट्टानें हमारी 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक है, अब देखो अब उनमें भी अम्लीय और क्षारीयता का गुण किस में ज़्यादा है, किस में कम है, उस हिसाब से चट्टानें फिर वापस 2 प्रकार की हैं। अम्लीय चट्टानें अलग हैं, क्षारीय चट्टानें अलग है। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि जो अम्लीय आग्नेय चट्टान होती है, अम्लीय आग्नेय चट्टान में यदि बलुई पत्थर मिला दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि अम्लीय आग्नेय चट्टान और बलुई पत्थर को मिक्स कर दिया जाए और उसका चूरा कर लिया जाए तो हमारी कौन सी मृदा बनती है, बलुई मृदा बनती है। और ये कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या है, अम्लीय पदार्थ है, इसलिए ये क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। दूसरा है हमारा क्षारीय अवसादी चट्टान। ठीक है, तो क्षारीय अवसादी चट्टान यदि हमारी टूटती है तो इसके अपेक्षा से भारी मृदा का निर्माण होता है। जो मृदा क्या होगी, भारी होगी, और भारी होगी तो ये कैसी होगी, हमारी अधिक उपजाऊ होगी। ठीक है, यानी कि इसकी उर्वरक शक्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह से चट्टानों के टूटने से हमारे किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। अब देखो यदि जो चट्टानों का बुरादा है या चूरा है उसमें यदि पोषक तत्व और मिल जाएं, जैसे पेड़ पौधे मिल गए, जीव जंतु मिल गए, तो उससे क्या होगा, मृदा और अधिक उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यदि चट्टानों में चूरा आदि कुछ मिल जाए तो मृदा हमारी क्या हो जाती है, और अधिक उपजाऊ हो जाती है। तो इस तरह से ये है हमारा पहला पैतृक पदार्थ। अब दूसरा देखते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति को कहते हैं टोपोग्राफी। क्या कहते हैं स्थलाकृति को, याद रखना है इंग्लिश नेम, टोपोग्राफी। ठीक है, अब देखो नाम से स्पष्ट है कि हम देखेंगे स्थल की आकृति के बारे में कि हमारा स्थल कैसा है, यानी जिस जगह हम खेती करना चाहते हैं वो क्षेत्र हमारा कैसा है। तो सबसे पहले देखो ढालू क्षेत्र। यदि हमारा क्षेत्र ढालू क्षेत्र है यानी ढलान वाला है तो आपको पता है बरसात होगी तब क्या होगा, जो पोषक पदार्थ है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे बह के सारे। वही बरसात होगी तो बरसात के साथ साथ क्या होगा, पानी नीचे आएगा, और पानी नीचे आएगा तो सारे पोषक पदार्थ कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। इसलिए जो यहाँ ऊपर की मृदा है वो तो हमारी क्या होगी, कम उपजाऊ होगी, और जबकि जो नीचे की मृदा है जो यहाँ पर इकट्ठी होगी नीचे, वो हमारी क्या होगी, अधिक उपजाऊ होगी। जो बहकर आएगा तो नीचे इकट्ठा होगा वो हमारी मृदा क्या होगी, अधिक उपजाऊ होगी। तो ध्यान रखना है कि ढालू क्षेत्र में बरसात के कारण सारे के सारे पोषक पदार्थ बहकर नीचे आ जाते हैं, इसलिए जो नीचे की मृदा होती है वो अधिक उपजाऊ होती है और ऊपर की मृदा होती है वो कम उपजाऊ होती है। नेक्स्ट देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों का। तो देखो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, पत्थर पाए जाते हैं। भाई पहाड़ है तो क्या होंगे, पत्थर होंगे। तो पत्थर होने के कारण यहाँ की जो मृदा है वो कम उपजाऊ होती है। क्यों, क्योंकि पत्थर है, इसलिए सारा का सारा पानी बह के कहाँ जाएगा, पहाड़ों पे से, पहाड़ से सारा पानी बह कर के कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा पानी। इसलिए जो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ जो खेती की जाएगी उसमें क्या होंगे, पोषक तत्व कम होंगे, क्योंकि पत्थर होने के कारण पानी ऊपर रुका ही नहीं है, पानी कहाँ गया, नीचे की तरफ आ गया। और नीचे की तरफ आने के कारण जो नीचे की जो भूमि है वो हमारी क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है, और ऊपर की भूमि जो होती है वो
कम उपजाऊ होती है। अगला देखते हैं इसमें समतल और मैदानी क्षेत्र। तो समतल और मैदानी क्षेत्र क्या होते हैं? अब पता है प्लेन होते हैं, यानी कि ना उबड़ खाबड़ होते हैं ना ढलान वाले होते हैं, इसलिए जब वर्षा होगी तो पानी इनमें ही रहेगा। ठीक है, इसलिए ये क्या होंगे, हमारे सर्वाधिक उपजाऊ होंगे और वर्षा का पानी इसमें पर्याप्त रूप से भरा रहेगा, यानी कि हमको खेती के लिए भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनमें सर्वाधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यदि तुलना की जाए कि ढालू क्षेत्र पे यदि खेती की जा रही है और यदि समतल क्षेत्र में खेती की जा रही है, तो समतल क्षेत्र में होने वाली खेती में जो पोषक तत्व है वो हमारे अधिक मात्रा में मिलेंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया स्थलाकृति। तीसरा है हमारी मृदा आयु। तो देखो नाम से स्पष्ट है सॉइल एज, यानी मृदा की उम्र कितनी है। तो मृदा की उम्र से क्या तात्पर्य है? मृदा की उम्र से तात्पर्य है मृदा नई है या पुरानी है। तो आप भी जानते हो, जैसे घर में हमने गमला लगाया, घर में वही हमने कोई गमला लगाया, तो गमले की मिट्टी को हम महीने 1.5 महीने में, या जब पौधा हमारा वृद्धि करना रुक जाता है तब हम क्या करते हैं, उस गमले की मिट्टी को बदलते हैं ना। इसका मतलब मिट्टी पुरानी हो गई तो उसकी जो क्षमता है, उर्वरक क्षमता, वो क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए हमने क्या किया, गमले की मिट्टी को बदल दिया। तो देखो यहाँ हमने लिखा है, देखो मृदा जितनी पुरानी होती है उसका उपजाऊपन उतना ही कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे उसमें कई सारे कीड़े लग जाते हैं, कई बार उसमें मृदा का क्षरण हो जाता है, खुले एरिए में है तो अपक्षालन की घटना हो जाती है, इसलिए वो मृदा क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। जबकि जो नई मृदा है हमारी वो क्या होती है, ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि नई मृदा में ये जो समस्याएं हैं अपक्षय की, मृदा क्षरण की और अपक्षालन की, ये क्या होती है, कम पाई जाती है। इसलिए हमारी जो मृदा है वो क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। अब देखो अपक्षय से मतलब है मृदा का जगह जगह से कटना, यानी एक तरह से मृदा का कटाव। ठीक है, अपक्षालन है कि वर्षा के पानी से मृदा का धुलना, यानी कि मृदा की ऊपरी सतह का हटना। जैसे देखो आप इस चित्र में देख सकते हो, इस चित्र में देखिए ये वाली हमारी पुरानी मृदा है, तो देखो कैसे कटी फटी हो रही है ना जगह जगह से। अगर पानी आएगा तो इनमें रुकेगा और थोड़ी देर बाद बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो ये ग्रीन ग्रीन हो रही है, तो इसका मतलब इसमें क्या लगी हुई है, काई लगी हुई है, और जब काई लग जाती है तो क्या उसमें फसल पैदा हो सकती है क्या, नहीं ना। तो इसलिए ये क्या है, हमारी पुरानी मिट्टी है, यानी इस मृदा की आयु क्या है, ज़्यादा है। जबकि इसी के साथ देखो ये ऊपर वाली मृदा है, इस पर क्या उग रही है, फसल उग रही है ना। तो फसल उग रही है, इसका मतलब ये क्या है, हमारी ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए क्यों, क्योंकि इसकी एज क्या है, कम है। ये नई मिट्टी है और ये पुरानी मिट्टी है। तो ध्यान रखना है, जो पुरानी मृदा होती है वो कम उपजाऊ होती है और जो नई मृदा होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है। देखिए चौथा कारक है हमारा जलवायु। तो आप चित्र में देखिए, देखो इस चित्र में क्या हो रहा है कि कहीं पे तो धूप है, कहीं पे छाया है, कहीं पे बरसात हो रही है और कहीं पे क्या हो रहे हैं, बादल हो रहे हैं। जैसे इस चित्र में देखो 4 कंडीशन बनाई है, 1 2, ये हमारी 3 है और ये हमारी 4 है। तो इन 4 कंडीशन में हम देख सकते हैं कि चारों कंडीशन अलग अलग है, यानी कि जलवायु क्या हो गई, सर्दी गर्मी बरसात, यही क्या है, हमारी जलवायु है। अब देखो जलवायु से किस तरह से प्रभावित होती है। देखो सबसे पहला कारक प्रभावित करता है इसको, अधिक वर्षा। तो वर्षा में क्या होगा, वर्षा के कारण क्या होता है, जैसे मृदा है तो मृदा की जो ऊपरी सतह है वो क्या होती है, हट जाती है, और इसके हटने से जो मृदा का उपजाऊपन है वो क्या होता है, कम हो जाता है। कैसे, देखो जैसे बरसात होएगी तो मृदा के ऊपरी सतह पर पानी रहेगा। ठीक है, अब मान लो बरसात तेज हो रही है तो वो क्या करेगी, ऊपरी सतह की मृदा को बहाकर ले जाएगी। इस घटना को कहते हैं अपक्षालन। हमने यहाँ लिखा है अपक्षालन, यानी कि मृदा की ऊपरी सतह को वर्षा के द्वारा हटाना ही क्या कहलाता है, अपक्षालन। और इसके हटने से क्या होगा, हमारी मृदा की उर्वरक शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा कारक है हमारा कम वर्षा। अगर मान लो कम वर्षा होगी तो मिट्टी के क्षारीय होने का खतरा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वर्षा के पानी के साथ हमारे कुछ अम्ल भी नीचे आते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कई बार अम्लीय वर्षा हो रही है तो उसमें कई अम्ल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रस अम्ल है, वो सब उसके साथ आते हैं। तो उन सब अम्लों की वजह से हमारी जो मिट्टी है वो क्षारीय नहीं हो पाती, यानी कि लवणीय नहीं हो पाती। अब मान लो यदि वर्षा कम होगी तो क्या होगा, मिट्टी हमारी क्या हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी।
इसलिए कम वर्षा के कारण क्या होता है, क्षारीय होने का खतरा रहता है। अगला है हमारा ताप की अधिकता। अब मान लो ताप अधिक है, ताप अधिक होगा तो क्या होगा, जो हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं उनका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, यानी कि वो टूट जाते हैं और उनके टूटने से उपजाऊपन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो ध्यान रखना है कि ताप की अधिकता भी क्या करती है, हमारी जो मृदा की उर्वरक शक्ति है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके अलावा मान लो तेज़ हवा चल रही है, गर्म चल रही है, तेज़ गर्म हवा को हम क्या कह सकते हैं, शुष्क हवा चल रही है। क्या कह सकते हैं कि मान लो शुष्क हवा चल रही है, तो जो शुष्क हवा चलती है उसकी वजह से क्या होता है, मृदा का क्षरण होता है, यानी कि मृदा अपने स्थान से कटकर बह जाती है हवा के साथ साथ। तो उसकी वजह से क्या होगा, उपजाऊपन कम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से 4 फैक्टर है इसमें। अधिक वर्षा से भी मृदा की उपजाऊपन घटता है, कम वर्षा से क्षारीय होने का खतरा रहता है, ताप अधिक होता है तो कार्बनिक पदार्थों का विघटन हो जाता है, इसकी वजह से भी हमारा जो मृदा की उर्वरक शक्ति है वो कम होती है। और चौथा कारक है तेज़ और गर्म हवा से मृदा का क्या होता है, क्षरण होता है, जिसकी वजह से भी उपजाऊपन क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पांचवा कारक। पांचवा कारक है हमारा मृदा प्रोफाइल की गहराई, यानी कि डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल। अब ये क्या होती है, इसका मतलब है मृदा कितनी गहरी है। अब देखो, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है कि गहरी मृदा है, तो गहरी मृदा है तो जड़ हमारी अंदर तक जा रही है ना, जा रही है। तो जड़ जितनी अंदर जाएगी, जड़ जितनी अंदर जाएगी उतना ही क्या करेगी, पोषक तत्वों का अवशोषण करेगी। इसका मतलब गहराई में यदि पौधा लगा हुआ है, यानी अगर उसकी जड़ें गहराई तक फैल रही है तो वो अधिक पोषक तत्वों का क्या करेगी, अवशोषण करेगी। इसका मतलब जो हमारी गहरी मृदा है वो क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। जबकि जो सरफेस की मृदा है, उपजाऊ तो ये भी है लेकिन गहराई की मृदा की तुलना में क्या है, ये कम उपजाऊ है। ठीक है, तो देखो हमने लिखा है गहरी मृदा उथली मृदा की तुलना में उपजाऊ होती है, क्योंकि जड़ें गहराई में जाकर क्या करेंगी, पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेंगी। अगला देखिए, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में क्या होता है, उथली मृदा होती है, उसमें पौधे को पानी की कमी महसूस होती है। भाई सूखा पड़ रहा है तो पौधा क्या करेगा, कमी महसूस करेगा और इसकी वजह से उसकी वृद्धि पूरी नहीं हो पाती। अगर मान लो उसकी जड़ें गहरी है तो वो जड़ें गहरी होने के कारण वो क्या करेगा, नीचे मिट्टी में से ही पोषक तत्व और पानी की पूर्ति कर लेगा, तो वो जिंदा रह सकता है। और यदि उसकी जड़ें गहरी नहीं है तो हमारा जो पौधा है वो क्या करेगा, मर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उथली मृदा वाले जो पौधे होते हैं वो तो हमारे सर्वाइव नहीं कर पाते, जबकि गहराई में स्थित जो पौधे होते हैं वो अधिक मात्रा में जल का अवशोषण कर लेते हैं और वो सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मृदा की भौतिक दशा। देखो चित्र से स्पष्ट है, दोनों हाथों में 2 तरह की मिट्टी ली हुई है। ठीक है, तो भौतिक दशा कैसे प्रभावित करती है। पहली बात तो भौतिक दशा से मतलब है कि मिट्टी के ऐसे गुण जिनको हम आँखों से देख सकें। तो आँखों से देखो, मिट्टी का रंग देखा जा सकता है, मिट्टी के कणों का आकार देखा जा सकता है और हम देख के पता कर सकते हैं कि मिट्टी हमारी पानी को अवशोषित कर रही है या नहीं। तो इस तरह से 3 कारक है, मृदा का रंग, मृदा कणों का आकार और मृदा की जल अवशोषण क्षमता। ये तीनों ही क्या करते हैं, हमारे मृदा की उपजाऊ क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम मृदा कणों का आकार। देखो इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले मृदा कणों का आकार। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सूक्ष्म कण है, तो सूक्ष्म कणों में क्या होते हैं, रंध्र अवकाश बारीक होते हैं, यानी कि बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं। तो बारीक बारीक छिद्र होने के कारण इनकी जल अवशोषण की क्षमता कम होती है। कम से मतलब है कि पानी गहराई में नहीं जाएगा, पानी ऊपर सरफेस पे रहेगा। तो जब पानी ऊपर रहेगा तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। जैसे एग्जाम्पल है स्लेट और क्ले। दूसरा देखिए स्थूल या मोटे कण। स्थूल या मोटे कणों में क्या होता है, रंध्र अवकाश क्या होता है, मोटे होते हैं। मोटे होंगे तो पानी क्या होगा, आसानी से उनमें जाएगा और आसानी से जाएगा तो वो आसानी से कहाँ चला जाएगा, गहराई में, यानी कि सरफेस पे पानी नहीं रहेगा। और जब सरफेस पे पानी नहीं रहेगा तो इनकी उर्वरकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फसल पैदा करने के लिए क्या चाहिए, हमको पानी चाहिए। तो ध्यान रखना है कि कणों का जो आकार है वो इसमें मेन है। इसके अलावा अगला है कि भौतिक दशा अच्छी होने से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो देखो यदि भौतिक दशा क्या है, अच्छी है, तो अगर मिट्टी की भौतिक दशा अच्छी होगी तो उसकी जल धारण करने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी।
जीवाणुओं की क्रियाशीलता अधिक होगी। देखो, जीवाणुओं की क्रियाशीलता अधिक होने से मतलब है उसमें जो सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे, हम आगे पढ़ेंगे अभी, वो अधिक क्रिया करेंगे। अधिक क्रिया करेंगे तो कार्बनिक पदार्थों का क्या होगा, अधिक विघटन होगा, और अधिक विघटन होगा तो हमारी मृदा क्या बनेगी, उपजाऊ बनेगी। इसलिए तीसरा है, जीवांश पदार्थ आसानी से सड़ जाते हैं। अब देखो, जीवाणुओं के क्रियाशील होने की वजह से ही जो जीवांश पदार्थ होते हैं उसमें वो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं उसमें। तो ये भी भौतिक दशा अच्छी होने के परिणाम है। अगला है, जड़ों का अधिक विकास होगा। जड़ों का विकास कैसे होगा, जड़ें गहराई में जाएंगी, और जड़ें गहराई में जाएंगी तो क्या होगा, पौधा ज़्यादा वृद्धि करेगा। तो इन सब के कारण ही क्या होता है, हमारी जो मृदा है उसकी उर्वरक क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना है कि भौतिक दशा में हमारे मिट्टी का रंग, मिट्टी के कणों का आकार, और क्या शामिल था इसमें, तीसरा पॉइंट हमारा मृदा की जल अवशोषण क्षमता। तो ये हमारी हो गई भौतिक दशा पर निर्भरता। अगला पॉइंट है हमारा मृदा अपरदन। तो सब जानते हैं मृदा अपरदन से मतलब क्या होता है। मृदा अपरदन से मतलब होता है मिट्टी का कटाव, यानी कि सॉइल इरोजन। तो मिट्टी का कटाव कब होगा, जब पानी तेज़ी से आएगा या हवा तेज़ी से आएगी, क्योंकि पानी के द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है और हवा के द्वारा भी क्या होता है, मिट्टी का कटाव। तो मिट्टी का कटाव जब भी होता है तो जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे उस कारक के साथ बह जाते हैं। जैसे मान लो बरसात हो रही है, तो बरसात से यदि मिट्टी का कटाव होगा तो पोषक तत्व मृदा के साथ साथ क्या होंगे, पानी में बह जाएंगे। और यदि मान लो वायु की वजह से मिट्टी का कटाव हो रहा है तो मिट्टी के जो कण हैं या पोषक तत्व है वो हवा की वजह से कहाँ जाएंगे, उस स्थान से कहीं और चले जाएंगे। तो मृदा अपरदन से क्या होगा, मृदा की जो उर्वरकता है वो क्या होती है, घट जाती है। तो ध्यान रखना है कि मृदा अपरदन के कारण मृदा की उर्वरक क्षमता में क्या आती है, कमी। अगला कारक है हमारा मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, ठीक है, यानी क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। अब देखो, हमको पता है कि मिट्टी में अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, कॉपर है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम किससे लिखते हैं, एन से। सल्फर है, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। तो मिट्टी में इनकी मात्रा कम है या ज़्यादा है, उससे भी क्या होता है, मृदा की उर्वरक क्षमता प्रभावित होती है। जैसे देखो, यहाँ तो हमने केवल ये लिखा है कि अलग अलग मृदा में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कुछ मृदाओं में नाइट्रोजन है तो कुछ मृदाओं में क्या है, फास्फोरस है, ठीक है। तो इनकी अधिकता या इनकी जो कमी है वो क्या करती है, मृदा की उर्वरक क्षमता को प्रभावित करती है। जैसे देखो, सबसे पहले हमने लिखा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से क्या होगा, नाइट्रोजन से मिट्टी में अगर इसकी कमी हो गई है तो पौधों की जो वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और पौधे सूरज के प्रकाश में सही तरीके से अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब भोजन नहीं बनेगा तो क्या होगा, तने की लंबाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो इसकी कमी हो गई है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, कचरा डाला जाता है, केंचुए की खाद डाली जाती है, इसके अलावा देसी खाद यानी गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है। तो इससे हमारे क्या होते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा देखिए, आयरन की कमी से क्या होता है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और पौधों को क्या नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, ठीक है। तो इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, 20-25 किलोग्राम क्या मिलाया जाता है, इसमें सल्फेट मिलाया जाता है, ठीक। इसी तरह से देखो, कॉपर है, कॉपर भी क्या है, पौधे के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। तो देखो, कॉपर की कमी से क्या होगा, पौधे की ऊंचाई व बढ़वार में क्या हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी, यानी पौधे की वृद्धि नहीं होगी, उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और पत्तियों का जो रंग है वो भी क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो इसकी पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, कॉपर ऐड का छिड़काव किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मृदा में यदि कोई से भी पोषक तत्व की कमी है, चाहे वो नाइट्रोजन हो या आयरन हो या कॉपर हो या सल्फर हो, तो कोई सा भी पोषक तत्व यदि कम है तो वो क्या करेगा, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को प्रभावित करेगा। इस तरह से ये हो गए हमारे 8 प्राकृतिक कारक, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहला देखा था पैतृक कारक, दूसरा देखा है हमने स्थल की आकृति, तीसरा मृदा आयु, चौथा जलवायु, पांचवा देखा था हमने प्रोफाइल की गहराई, छठा देखा था मृदा की भौतिक दशा, सातवां मृदा अपरदन और आठवां मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। तो ये तो हमारे क्या थे, प्राकृतिक कारक थे। अब हम देखते हैं कि हमारे
कृत्रिम कारक कौन कौन से हैं। कृत्रिम कारक का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। कौन कौन से हैं कृत्रिम कारक? ऐसे कारक जिनका मनुष्य पर कंट्रोल होता है, यानी मनुष्य जिनको रोक सकता है, वो कहलाते हैं हमारे कृत्रिम कारक। तो सबसे पहला कारक देखिए कृत्रिम कारक में जलाक्रांति, यानी जल की अधिकता। दूसरा है हमारी फसल प्रणाली, फसल को हम किस तरह से बो रहे हैं, वो हो जाएगी हमारी फसल प्रणाली। तीसरा है हमारी मृदा पीएच, यानी मिट्टी की पीएच कितनी है। चौथा है हमारा मृदा में सूक्ष्म जीव, यानी मृदा में सूक्ष्म जीव कितने हैं। पांचवा है हमारा मृदा में कार्बनिक पदार्थ, और छठा है मृदा की जुताई की विधि और समय। अब इन सबको हम डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ में चित्र देखेंगे इनका, ताकि हमें समझ में आ सके कि भाई ये क्या है। तो सबसे पहला हम शुरू कर रहे हैं इसमें जलाक्रांति। सबसे पहले क्या है? जलाक्रांति। जलाक्रांति का मतलब देखिए वाटर लॉगिंग। क्या मतलब है? वाटर लॉगिंग। इसका सीधा सीधा मतलब है जल भराव, यानी कि खेतों में कितना पानी भरा हुआ है। तो ऐसा कब होता है? जब खेतों में पानी के निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती, ठीक है। तो जब खेतों में पानी के निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती है तो खेतों में क्या होता है? अधिक जल भर जाता है, जिसके कारण क्या क्या होगा? मृदा में वायु की कमी हो जाएगी। देखो, जब पानी ज़्यादा भरा हुआ है तो मिट्टी क्या वायु ले पाएगी क्या वायुमंडल से? नहीं ना, तो वायु की कमी हो जाएगी। वायु की कमी होने की वजह से विनाइट्रीकरण को क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। क्या हो जाएगा? विनाइट्रीकरण होगा, क्योंकि हमारे जो पौधे हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश, जल, इनकी उपस्थिति में क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा मृदा की उर्वरता घटेगी। जब हम कह रहे हैं कि भाई पानी ज़्यादा भरा हुआ है, पौधे को पानी ज़्यादा भरा हुआ है, मृदा को पर्याप्त वायु नहीं मिल रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? मृदा की उर्वरक क्षमता घट जाएगी और मिट्टी की भौतिक दशा भी खराब हो जाती है। क्यों? पानी ज़्यादा भरा रहेगा तो मिट्टी है वो जो अपना प्राकृतिक कलर है उसको क्या करेगी? खो देगी, तो उसके रंग में बदलाव आ जाएगा। तो इन सब कारणों से मृदा की भौतिक दशा क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। पांचवा है पोषक तत्व जल क्षेत्र में चले जाते हैं, और यदि पानी ज़्यादा भरा रहेगा तो जो पोषक तत्व है वो क्या होंगे? जल क्षेत्र में चले जाएंगे, क्योंकि पानी नीचे तक जाएगा और पोषक तत्व क्या होंगे? पानी की गहराई में चले जाएंगे। तो वाटर लॉगिंग के कारण देख लिया आपने क्या क्या होगा। तो वाटर लॉगिंग के कारण क्या क्या होता है? हमारा वायु की कमी हो जाती है, विनाइट्रीकरण हो जाता है, जिसके कारण मृदा की उर्वरक क्षमता घट जाती है। अब देखो, हमने इसको कृत्रिम कारक क्यों कहा है? हम चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। भाई खेत में निकास की व्यवस्था उचित कर दो, खेत में पानी के निकास की क्या कर दो? उचित व्यवस्था कर दो, तो पानी भरेगा ही नहीं। लेकिन कुछ फसलों के लिए ये ज़रूरी है, जल का भराव होना क्या है? ज़रूरी है। जैसे देखो, सबसे मेन तो क्या है? चावल। सबसे मेन फसल कौन सी है? चावल। चावल हमारी सबसे मुख्य फसल है, जिसके लिए खेतों में पानी का भरा होना आवश्यक है। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे, पानी भरा हुआ है ना खेतों में, ठीक है। दूसरी है गेहूँ। गेहूँ के लिए भी जलाक्रांति आवश्यक है। मक्का, सोयाबीन, तो ये 4 एग्जाम्पल हमने ऐसे लिखे हैं जिनके लिए खेतों में पानी का होना आवश्यक है। लेकिन चावल के लिए तो खेतों में पानी भरा ही रहता है। तो ध्यान रखना है कि जलाक्रांति हानिकारक भी है तो किसी फसल के लिए लाभदायक भी है। दूसरा कारक है हमारा फसल प्रणाली। कौन सा है? फसल प्रणाली, यानी क्रॉपिंग सिस्टम। हमने क्रॉपिंग किस तरह से की है वो कहलाती है हमारी फसल प्रणाली। अब देखिए, हमारे यहाँ पे जो चली आ रही है प्रथा वो क्या है? फसल चक्र, यानी कि फसलों को अदल बदल कर बोना। फसलों का क्रम बदल बदल कर बोना ही हमारा क्या कहलाता है? फसल चक्र। अब फसल चक्र के अनुसार बोने से क्या फ़ायदा रहता है? जैसे मान लो मैंने इस बार गेहूँ बोया, ठीक है, अगली बार मैंने चावल बोया, तो देखो गेहूँ की अवशोषण क्षमता है पोषक तत्वों की वो अलग है, चावल की क्या है? अलग है। तो क्या होगा? वर्ष भर में अलग अलग फसलें अलग अलग पोषक तत्वों को अवशोषित करेगी, ठीक। अगर मान लो मैं ऐसा नहीं करती हूँ और हर बार एक ही फसल बोती हूँ, तो क्या होगा? मृदा में एक ही पोषक तत्व की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। भाई हम हर बार क्या कर रहे हैं? गेहूँ बो रहे हैं, और मान लो गेहूँ किसी एक पोषक तत्व को क्या कर रहा है? उसमें से खींच रहा है अपनी तरफ। तो जब हर बार आप गेहूँ को बोओगे तो उसमें से क्या होगा? एक पोषक तत्व हमारा कम हो जाएगा,
ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा, मृदा का उपजाऊपन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 10 साल बाद उसमें गेहूं की जगह मक्का बोते हो या चावल बोते हो तो उसको क्या होगा, जो एक पर्टिकुलर पोषक तत्व है वो नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्या कहेंगे हम, भाई पैदावार कम होगी। पैदावार कम होगी इसका मतलब मृदा की उर्वरक क्षमता क्या हो गई है, घट गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि फसल प्रणाली भी हमारी मृदा की उर्वरकता को प्रभावित करती है। इसलिए फसलों को कैसे बोना चाहिए, फसल चक्र के आधार पर। ठीक, और फसल चक्र का मतलब क्या है, फसलों को बदल बदल कर बोना। तो ध्यान रखना है कि दूसरा फैक्टर है हमारा फसल प्रणाली। अब तीसरा है हमारा मृदा का पीएच। क्या है तीसरा हमारा, मृदा का पीएच यानी सॉइल पीएच। तो पहली चीज़ तो पीएच क्या होता है, देखो मैंने यहाँ समझाने के लिए एक स्केल बनाया है। इस स्केल पर हमने 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित किए हैं। कितने किए हैं, 0 से लेकर 14। ठीक है, तो 0 से शुरू किए तो हमारी 0 से लेकर 7 तक तो मृदा क्या कहलाती है, अम्लीय मृदा। 7 पे यदि किसी का पीएच मान है तो वो मृदा क्या कहलाएगी, उदासीन। और 7 से 14 के बीच हमारी जो मृदा है वो क्या कहलाती है, क्षारीय मृदा। तो ध्यान रखना है ये हमारा क्या पीएच स्केल है। 0 से 7 के बीच में यदि मृदा है तो अम्लीय मृदा, और 7 से 14 के बीच यदि मृदा है तो वो क्या कहलाएगी, क्षारीय मृदा। और 7 पे मृदा क्या होगी हमारी, उदासीन होगी। अब देखो अगर मृदा अधिक अम्लीय है तो क्या होता है, और क्षारीय है तो क्या होता है। देखो अगर मृदा अधिक अम्लीय है हमारी तो उसमें कैल्शियम, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, Ca, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम इन दोनों की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इनकी मात्रा कम होने से क्या हुआ, पोषक तत्व कम हो गए। अब इनकी मात्रा तो कम हो गई, लेकिन देखो लोहा, एल्यूमिनियम और मैग्नीज, लोहा, एल्यूमिनियम और मैग्नीज इनकी मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और जिसका पौधों पर क्या पड़ेगा, हानिकारक प्रभाव। क्योंकि पौधे को हर चीज़ संतुलित मात्रा में चाहिए, उसको कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन इन सब का क्या चाहिए, एक संतुलित पैकेज चाहिए। ऐसा नहीं है कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हो गए या बहुत कम हो गए और लोहा एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखना है अधिक अम्लीय मृदा में तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। ठीक है, जबकि लोहे की और एल्यूमिनियम मैग्नीज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इसके विपरीत देखिए यदि मृदा हमारी क्षारीय है, मृदा कैसी हमारी, क्षारीय है, तो उल्टा होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम तो क्या होंगे, अब अधिक होंगे, जबकि लोहा, एल्यूमिनियम और मैग्नीज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, पौधे पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए मृदा ना तो अधिक अम्लीय होनी चाहिए ना अधिक क्षारीय होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमको फसल की उर्वरक क्षमता बढ़ानी है तो अम्ल का और क्षार का बैलेंस रखना है। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था कि कम वर्षा होगी तो मृदा कैसे हो जाएगी, क्षारीय, क्योंकि मृदा के साथ क्या आते हैं, पृथ्वी पर अम्ल आते हैं। तो ध्यान रखना है मृदा हमारी ना तो ज़्यादा अम्लीय हो ना ज़्यादा क्षारीय हो। अब पता कैसे करें, तो इसको पता करने के लिए एक मीटर आता है जिसको बोलते हैं मृदा की पीएच मापने वाला उपकरण। देखो यहाँ चित्र में दिखाया गया है, इस तरह का होता है, इसको मिट्टी में लगा देते हैं। ठीक है, मिट्टी में लगाते हैं तो ये रीडिंग दिखाता है। तो यदि हमारी 0 से 6 के बीच है तो क्या कहेंगे, हम अम्लीय है, और 7 से 14 के बीच है तो क्या कहेंगे, हम क्षारीय है। ठीक, तो सबसे पहला जो वाणिज्यिक पीएच मापक्रम है वो किसने दिया था, ब्रिटेन के डॉक्टर थे ऑर्नल्ड ऑरविले, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक, तो आपको याद रखना है कि मृदा की पीएच मापने के लिए एक उपकरण आता है जिसको मृदा पीएच मापी कहते हैं, और ये क्या करता है, मृदा के पीएच के मान को बताता है। अगला है हमारा सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं, मैंने यहाँ चित्र बनाया है एक, तो चित्र में देखो बीच में सॉइल है, तो सॉइल में एक तो मेन रूप से पाए जाते हैं शैवाल, एक पाए जाते हैं कवक, एक पाए जाते हैं जीवाणु, और इसके अलावा मेन है एक ये एक्टिनोमाइसिटीज़, और इसके अलावा अन्य सूक्ष्म जीव इसमें पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है शैवाल, कवक, जीवाणु, एक्टिनोमाइसिटीज़ और अन्य सूक्ष्म जीव। अब इनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखिए। तो सबसे पहले शैवाल, तो शैवाल क्या होता है, देखो ये क्या करता है, मृदा में वायु के संचार को बढ़ाता है, यानी कि मिट्टी में जो वायु का आदान प्रदान है उसको ये बढ़ाएगा, मृदा आसानी से वायु का अवशोषण कर सके। दूसरा है हमारा कवक व एक्टिनोमाइसिटीज़, ये क्या करता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं,
कैसे? जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा? सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ेगा और किसका निर्माण करेगा? ह्यूमस का निर्माण करेगा। ठीक है, किसका निर्माण करेगा? ह्यूमस का। ठीक, अब ह्यूमस क्या होते हैं भाई? जो हमारे सरल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वही क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। तो ह्यूमस क्या होते हैं? मृदा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। ठीक, 11वीं में हमने डिटेल में पढ़ा है। और तीसरा है हमारा जीवाणु। अब देखो जीवाणु क्या करते हैं? मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। कैसे? देखो, एक राइजोबियम नामक जीवाणु है। ठीक है, ये क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा को क्या प्रदान करता है? ये नाइट्रोजन प्रदान करता है, जिससे मृदा की नाइट्रोजन क्या रहती है? हमारी बैलेंस रहती है। तो इस तरह से याद रखना है कि हमारे जो सूक्ष्म जीव है, जैसे हमने एक लिखा है शैवाल, एक लिखा है कवक, एक लिखा है हमने एक्टिनोमाइसिटीज़ और एक लिखा है हमने जीवाणु। तो ये सारे क्या करते हैं? मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। तो जितने ज़्यादा सूक्ष्म जीव होंगे उतनी ज़्यादा मृदा हमारी क्या होगी? उपजाऊ होगी। तो ध्यान रखना है कि सूक्ष्म जीवों की वजह से मृदा क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। 5वां कारक है हमारा मृदा में कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो हम जानते हैं कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। लेकिन यहाँ कैसे समझे? तो आप समझिए कि जो पेड़ पौधे और जो जीव जंतु है वो क्या है? हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं। कौन कौन? पेड़ पौधे और जीव जंतु। अब देखो, पेड़ पौधे और ये जीव जंतु ज़मीन में पड़े हुए हैं और वो उनका अपघटन हो जाता है। अपघटन के फलस्वरूप वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएंगे या हम यूँ कहें सड़ जाएंगे। तो इनके सड़ने से मृदा को क्या मिलते हैं? आवश्यक पोषक पदार्थ मिलते हैं। अब आवश्यक पोषक पदार्थ मिल गए तो मृदा क्या हो गई? हमारी उपजाऊ हो गई। यानी कि कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति मृदा की उर्वरा शक्ति को क्या करती है? बढ़ा देती है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या करेगी? मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देगी। अगला है हमारा छठा, मृदा की जुताई की विधि और समय, मेथड ऑफ टाइम ऑफ प्लॉगिंग। यानी कि कब मिट्टी की जुताई करें, कौन से समय में फसल बोएं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन है। ठीक, तो देखो, अब पहली चीज़ तो जुताई कितनी करनी चाहिए? अधिक करें या कम करें? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अधिक जुताई करने के लिए क्या आनी है। यानी कि अगर खेतों की जुताई ज़्यादा कर दी जाए तो क्या होगा? ठीक, अब देखो, सबसे पहला हमने लिखा है अधिक ताप के कारण कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। वैसे तो हम कह रहे हैं कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से क्या बनेगा? ह्यूमस बनेगा और वो मृदा को क्या बनाएगा? उपजाऊ। लेकिन यदि ताप अधिक है तो ये कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? जल जाते हैं और जलने के कारण मृदा की उर्वरक शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा है हमारा मिट्टी की भौतिक दशा, ये क्या हो जाती है? खराब। तो यदि हमने जुताई ज़्यादा कर दी, भाई बार बार जुताई कर रहे हो तो मिट्टी क्या होगी? बार बार टूटेगी। ठीक है, तो उसकी भौतिक दशा भी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और तीसरा है अधिक गहराई तक जोतने से पानी की क्या आवश्यकता होती है? अधिक होगी। और अधिक होगी तो क्या होगा भाई? यदि कोई सूखाग्रस्त एरिया है तो पानी ज़्यादा कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो अधिक जुताई के कारण क्या होगा? अधिक गहराई में यदि आपने जुताई कर दी है तो पानी की आवश्यकता अधिक होगी और पानी क्या होगा? गहराई में चले जाएगा। और जैसे हम फसल को बोएंगे तो हमें पानी कहाँ चाहिए? सतह पर चाहिए। तो हमारी जो फसल है वो क्या होगी? पैदा नहीं होगी अच्छी तरह से उसको सारे पोषक पदार्थ नहीं मिलेंगे, तो हमारे जो पौधे हैं वो क्या होंगे? मर जाएंगे। तो ध्यान रखना है ये 3 कारक हैं अधिक जुताई करना क्यों हानिकारक होता है। ठीक, अब देखिए, जैसे हम कहें कि ढालू क्षेत्र है, तो ढालू क्षेत्र में जुताई कैसे की जाती है? तो देखो, ढालू क्षेत्रों में जो जुताई की जाती है वो ढाल के लंबवत की जाती है। ठीक है, कैसे की जाती है? ढाल के लंबवत। ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि ढालू क्षेत्रों में जो खेतों की जुताई की जाती है वो कैसे की जाती है? ढाल के लंबवत की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि मिट्टी का कटाव कम हो, और मिट्टी का कटाव कम होगा तो हमारे जो पोषक तत्व है वो मिट्टी के साथ यानी कि पानी के साथ बहेंगे नहीं। तो ध्यान रखना है कि ढालू क्षेत्रों में जो जुताई की जाती है वो लंबवत की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि मिट्टी का कटाव नहीं हो और पोषक तत्व हमारे बहकर खेत के बाहर नहीं जाएं। ठीक है, इसके अलावा
मान लो कम पानी वाला क्षेत्र है, जहाँ पर क्या है कम पानी है, तो कम पानी वालों में क्या की जाती है, अधिक गहराई तक जुताई नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? अगर मान लो कम पानी वाले क्षेत्रों में अधिक गहराई तक जुताई करोगे तो पूरा पानी कहाँ चला जाएगा, गहराई में चला जाएगा, तो सतह पर पानी नहीं रहेगा, तो हमारी फसल पैदा कैसे होगी? क्योंकि शुरुआत में हमें छोटे पौधों के लिए सतह पर पानी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्येक फसल के लिए हमें उचित गहराई तक की जुताई करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे ये फैक्टर हो गए, कृत्रिम फैक्टर हो गए, यानी कृत्रिम कारक हो गए, जिनको हम क्या कर सकते हैं, चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। भाई हम जुताई कर रहे हैं, जुताई को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सूक्ष्म जीव है, मृदा में सूक्ष्म जीव यदि ज़्यादा हो रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, उपजाऊ है, नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें छोड़ सकते हैं, जैसे आजकल केंचुओं को छोड़ा जाता है। इसके अलावा मृदा का पीएच है, कम है या ज़्यादा है, माप जो पीएच मापन करने वाला उपकरण है उससे मृदा की पीएच पता करके हम देख सकते हैं कि भाई कौन सी फसल के लिए कितनी पीएच का मान कितना होना चाहिए, उस हिसाब से हम मृदा की पीएच को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ फैक्टर देखे हैं जो क्या है हमारे मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मृदा की उत्पादकता क्या होती है, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और उर्वरता और उत्पादकता में मेन अंतर क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आई है, समझ में नहीं आया, तो एक बार वीडियो को वापस से देखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।